हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड के राजू प्रकाशन की बुक से पार्ट 4 देखते हैं। इसके पहले हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रीऑर्डरिंग कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। क्लास 10th राजू प्रकाशन बुक के नाम से है। आज की वीडियो में हम देखेंगे सेंटेंस टाइप। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और एक प्रकार के सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कैसे बनाते हैं। जैसे एग्जाम में अक्सर आ जाता है अफर्मेटिव का निगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए, इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें से आ जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस जो है चार प्रकार के देखिए द सेंटेंस आर ऑफ 5 काइंड्स। यहाँ इंग्लिश में देखिए 5 प्रकार के हैं, हिंदी में 4 दिए हैं, वैसे 5 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, वाक्य के अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 5। चलिए देखते हैं। पहला प्रकार क्या है? असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा ऑब्जेक्टिव। अब एक एक हम जो है डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें सबके बारे में देखते हैं किसे कहते हैं, इसका सभी का एग्जाम्पल देखते हैं। वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं उन्हें साधारण वाक्य कहे जाते हैं। साधारण वाक्य मतलब जैसे असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए अंग्रेजी में ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्ट माने होता है कथन, कहना या सूचना देना। ठीक है, तो इसलिए असर्टिव सेंटेंसेस बनाया। इसमें जैसे असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि ही इज ए मैन, वह एक आदमी है। यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। लेकिन ध्यान देना इसमें निगेटिव भी आता है। जैसे ऐसे भी कहते हैं ही इज नॉट ए मैन, वह एक आदमी नहीं है। ठीक है, तो यू राइट ए लेटर, तो इसमें यू डू नॉट राइट ए लेटर रहेगा, तब भी आपका असर्टिव होगा। असर्टिव मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव प्लस निगेटिव। असर्टिव में इतना जान लीजिए, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव मिलके क्या होता है? असर्टिव होता है। आप इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना होगा, तो उसमें पता चलेगा कि आप असर्टिव मतलब साधारण वाक्य, तो उसमें अफर्मेटिव निगेटिव दोनों आते हैं। इतना ध्यान देना आपको। टेंस भी पढ़ेंगे तो असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव का ही पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो इसलिए इनका भी ज्ञान आपको होना चाहिए। परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतना जानते रहिए कि असर्टिव सेंटेंस में कौन कौन से सेंटेंस आते हैं और किस प्रकार के वाक्यों के असर्टिव कहते हैं। ये हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब से शुरू रहते हैं, यह भी आपको ध्यान देना है। अफर्मेटिव, निगेटिव इसमें आते हैं वाक्य। इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं? वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सीधी सी बात है, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे इसमें 2 तरह के वाक्य होते हैं, WH टाइप से जो शुरू होते हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर, और सहायक क्रिया से। तो जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? डिड ही गिव मी ए बुक, क्या हुआ मुझे एक किताब दिया। तो ये इंट्रोगेटिव है, 2 प्रकार किस तरह से आते हैं इसमें। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं उसको भी देख लेते हैं। वे वाक्य जो आदेश देते हैं उन्हें आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। इंपरेटिव मतलब आदेश सूचक या आज्ञा सूचक वाक्य। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज कमांड इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है कि जैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जैसे ब्रिंग ए बुक, एक किताब लाओ। अब इसी में अगर सब्जेक्ट लगाएंगे यू ब्रिंग ए बुक, तब हो जाएगा तुम एक किताब लाते हो। तो ता है नहीं यार, इसमें लाओ, ब्रिंग मिस लाओ, आदेश दिया जाना। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। तो इसमें देखिए आदेश भी दिया जाता है, प्रार्थना भी, ठीक है, वाले वाक्य भी आते हैं। ये वाक्य आपको पहचानने का हम तरीके बता दे रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे या तो प्लीज से शुरू होंगे, और या प्लीज के अलावा काइंडली एक शब्द है, काइंडली से भी शुरू होते हैं, KINDLY। जैसे काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए। काइंडली माने भी कृपया होता है, अगर वाक्य के शुरू में आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब रहेगा तो। और कभी कभी लेट से शुरू होते हैं, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, तो लेट से भी शुरू होते हैं। और ऑलवेज से भी शुरू होते हैं ये इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की सहायता करो। ठीक है, और इसके अलावा नेवर से भी शुरू होते हैं, जैसे नेवर टेल ए लाई, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज, नेवर, प्लीज, काइंडली, और इसके अलावा आपको डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं, जैसे डू नॉट गो, मत जाओ, डोंट स्लीप, मत सो। इस तरह के भी वाक्य जो है इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी फुल स्टॉप लगा रहता है, जैसे असर्टिव में लगा रहता है। चलिए चौथे प्रकार का वाक्य क्या होता है देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य जिसको कहते हैं। वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मय सूचक वाक्य हैं। हृदय के गंभीर भाव मतलब जो हमारे हृदय में अचानक उठने वाले तीव्र भावनाएं होती हैं, वही गंभीर भाव उसको कहा जाता है। तो अंग्रेजी में क्या है? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज स्ट्रांग फीलिंग्स। एक स्ट्रांग फीलिंग्स माना होता है तीव्र भावनाएं, इज कॉल्ड
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जो तीव्र भावनाओं को व्यक्त करता है, यानी हृदय में अचानक उठने वाली तीव्र भावनाएं या गंभीर भाव को व्यक्त करता है, उसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमारे हृदय में क्या क्या भावना हो सकती है, दुख की भावना, सुख की भावना, किसी से घृणा की भावना, ठीक है, आश्चर्य की भावना, शाबाशी देने की भावना, ये सभी भावनाएं होती हैं, तो उसी को गंभीर भाव कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखते हो, व्हाट इज सेम, कितने शर्म की बात, हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, कितनी सुंदर सुबह है। तो यहाँ देखिए व्हाट और हाउ का प्रयोग जो है यहाँ प्रश्न पूछने के लिए नहीं किया गया है, इसलिए लास्ट में प्रश्नवाचक भी नहीं लगा। यहाँ व्हाट या हाउ का प्रयोग जो है विस्मय प्रकट करने के लिए होता है। जैसे व्हाट इज सेम, कितने शर्म की बात, व्हाट और हाउ यहाँ दोनों का अर्थ क्या या कैसे नहीं होगा, कितना होगा, कितना शर्म की बात। हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, सुबह कितनी सुंदर है, ठीक है। तो इस तरह से जब कितना अर्थ इसका आता है, लास्ट में विस्मय सूचक चिन्ह देखिए लगा रहता है ये, और इसको विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ उदाहरण हम बता दे रहे हैं। जैसे इसमें हुर्रे आ जाता है, HURRAH, हुर्रे। वी हैव वन द मैच, जैसे खुशी की बात है, हुर्रे मीन्स खुशी की बात है। यस, वी हैव वन द मैच, हमने मैच क्या किया है, जीत लिया है। इस तरह के भी वाक्य आते हैं। और इसी तरह से खुशी के मारा आप कहते हैं, हुर्रे की जगह आप एलास कह देंगे, अलास वी हैव, तब वन नहीं हो जाएगा लोस्ट, वी हैव लोस्ट द मैच, हम मैच हार चुके हैं। इस तरह से भी वाक्य इसमें आते हैं। ओह, आ, ये सभी शब्द भी इसमें आते हैं। तो अक्सर जब हुर्रे, एलास, ओह, आ आएगा तुरंत इंटरजेक्शन का निशान लगा रहेगा, नहीं तो व्हाट या हाउ से शुरू रहेगा तो लास्ट में लगा रहेगा। ये इसकी पहचान है। इन सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि इनडायरेक्ट बनाते समय इनका इनडायरेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार के वाक्यों का अलग अलग नियम है, इसलिए हर प्रकार के वाक्यों से परिचित आपको होना जरूरी है कि किस तरह के वाक्य आते हैं, तो उनका पहचान क्या रहेगी, तब उसी हिसाब से आप नियम लगाएंगे। पांचवा प्रकार का वाक्य, जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना प्रकट होती है, कामना मतलब इच्छा, उसको आप टेटू सेंटेंस कहते हैं। जैसे उदाहरण, तो मतलब टेटू सेंटेंस कैसे कहेंगे, जिसमें कोई किसी को आशीर्वाद दे दिया जाए, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, और या अभिशाप भी दे दिया जा सकता है, जैसे मे यू ब्लाइंड, तुम अंधे हो जाओ, ठीक है, मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ, ठीक है, मे यू डाई, तुम मर जाओ। तो ये सभी श्राप की बात है, अभिशाप। कामना में मतलब किसी को विश कर रहे हो, इच्छा प्रकट कर रहे हो, किसी मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो, ये कामना करता हूँ, ये सभी बातें भी आती हैं। तो इसमें देखिए वाक्य अधिकतर में से शुरू होते हैं, और में से शुरू होंगे, लेकिन लास्ट में इंटरजेक्शन का निशान विस्मय सूचक चिन्ह लगा रहा था, इसमें भी एक्सक्लेमेटरी की तरह। और में से ये ना सोचिए सहायक क्रिया है, में सहायक क्रिया होता तो लास्ट में प्रश्नवाचक लगता है। जैसे आप कहते हैं मे आई कम इन, तब प्रश्नवाचक लगेगा, लेकिन यहाँ क्या है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, उसकी अर्थ होगा। यहाँ क्या, मे यू गो टू हेल, माने तुम भाड़ में जाओ, गो टू हेल माने हो तो भाड़ में जाना, उससे हेल मीन्स नरक होता है, नरक में जाओ यानी भाड़ में जाओ। तो ये इसमें क्या है, आपको श्राप दिया जा रहा है। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारा भला करें, तो इसमें श्राप नहीं दिया जा रहा, गॉड वाले में आशीर्वाद दिया जा रहा है, ठीक है, भगवान से प्रार्थना की जाए। तो वाक्य के प्रकार का निम्नलिखित चार्ट में ध्यानपूर्वक देखिए। हाँ, तो अब 5 प्रकार के वाक्य बता दिए, अब इसको एक चार्ट में इकट्ठा देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार देखिए 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, अब यहाँ देखिए समझाया गया असर्टिव सेंटेंस में कौन कौन से प्रकार वाक्य आते हैं। देखिए हम बताया था आपको, असर्टिव सेंटेंस में साधारण वाक्य होता है, इसमें 2 प्रकार के वाक्य, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ये चार्ट में देखिए नीचे दिया गया। अफर्मेटिव माने सकारात्मक वाक्य होता है, जैसे ही गोज टू स्कूल, ही राम इज ए टीचर। निगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के निगेटिव भी इसमें आते हैं, जैसे इसी का निगेटिव ही गोज टू स्कूल का, ही डज नॉट गो टू स्कूल, राम इज नॉट ए टीचर। तो ये निगेटिव भी आता है इस तरह से असर्टिव में, इतना ध्यान दीजिए, तभी आप इनडायरेक्ट में कर पाएंगे अच्छे से। इंट्रोगेटिव में माने होता प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें देखिए प्रश्नवाचक में भी 2 प्रकार के वाक्य थे। यहाँ देखिए टेबल बनाया गया है प्रश्नवाचक वाक्य में। देखिए ये एक यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन का, जिसको फर्स्ट टाइप कहते हैं। जैसे विल यू गो, क्या तुम जाओगे, हैज ही कम, क्या वो आ गया। तो यस या नो आंसर टाइप इसको क्वेश्चन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका उत्तर यस या नो में आएगा। जैसे किसी से आप कहोगे विल यू गो, क्या तुम जाओगे, तो कहेगा यस या तो कहेगा नो। ही हैज ही कम, क्या वो आ गया, तो आप कहेंगे यस या नो। ये तो यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, इसको फर्स्ट टाइप कहते हैं, शायद क्रिस शुरू होने वाला। दूसरा WH टाइप क्वेश्चन, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और जैसे हु इज़ ही, वह कौन है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है।
तो इसका अगर कोई आदमी उत्तर देगा तो यस या नो में नहीं देगा। तो हु इज़ ही कहोगे वह कौन है, तो कहोगे ही इज़ ए टीचर, ही इज़ ए डॉक्टर, इस तरह से कहोगे। और ही इज़ मोहन, कुछ भी कहोगे। व्हाट इज़ योर नेम, तो आप कहोगे माई नेम इज़ रवि, माई नेम इज़ रमेश, जो भी है आपका नाम बताओगे। तो इस तरह से ये WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। अब देखिए आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य। देखिए इसका टेबल जो है यहाँ बताया गया है, विस्मयादि बोधक वाक्य जिसमें विस्मय प्रकट होते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ एग्जाम्पल इसका दिया गया है। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज़, कितनी सुंदर भरा वर्षा है। तो व्हाट या हाउ से देखिए यहाँ विस्मय प्रकट हो रहा है, कितना। तो इसमें अधिकता प्रकट करने के लिए व्हाट या हाउ का प्रयोग होता है, प्रश्न पूछने के लिए नहीं। जैसे इसमें छिपा अर्थ क्या है, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, कहना मतलब बहुत शानदार विचार है। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, वर्षा कितनी सुंदर है, कहने मतलब वर्षा बहुत सुंदर है। तो इस तरह से ये विस्मय प्रकट करने के लिए होता है। आगे देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, आप इच्छा बोधक वाक्य। या इसमें क्या होता है कि इच्छा या शुभकामना, भगवान से की गई प्रार्थना, श्राप देना, ये बातें पाई जाती हैं। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारा भला करें। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी हूँ। तो इसमें देखिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है, ठीक है। और लिव लॉन्ग, लंबे समय तक जीने के लिए शुभकामना दी जा रही है। अब देखिए यहाँ ये सब प्रकार आपको बता दिए कितने प्रकार के होते हैं। अब इसका डिटेल में आपको एग्जाम्पल सहित बताया गया है और नियम भी बताए जाएंगे, कैसे निगेटिव वगैरह में क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे बना लेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो ताकि आप क्वेश्चन कोई भी वाक्य में दे देगा, कह देगा कि इसका निगेटिव बनाओ SR2 का, ठीक है। तो आप बना ले जाओगे। SR2 में से अफर्मेटिव का निगेटिव बनाओ या इंट्रोगेटिव बनाओ तो कर ले जाओ। SR2 सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें सकारात्मक सूचना प्राप्त होते हैं, उन्हें अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए टेंस आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, तो ये SR2 का ही रूप होता है। तो अब देखिए उदाहरण देखिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आई ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलता है। तो इस तरह से इसमें अफर्मेटिव वाक्य आ जाते हैं। निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। जिन वाक्यों में नकारात्मक सूचना मिलती है उन्हें निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इतना जानिए, सकारात्मक सूचना रहेगी तो अफर्मेटिव, नकारात्मक रहेगी तो जो है निगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इतना ध्यान देना, क्योंकि पॉजिटिव माने स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक एक ही है। तो नेगेटिव में नकारात्मक होता है, जैसे नकारात्मक सूचना मिलती है जिसमें, जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। सी डज नॉट प्ले हियर, वह यहाँ नहीं खेलती है। तो सब बात मना किया जा रहा। नोट देख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, यानी किसी भी साक्य के साथ नॉट का प्रयोग जो है होता है। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें क्वेश्चन फॉर्म भी कहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म इसलिए क्योंकि क्वेश्चन इसमें किए जाते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या हुआ। डू यू लिव, विल सी कम, क्या हुआ, विल सी कम हियर, क्या हुआ यहाँ आएगी। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर लिया। इस तरह से WH से शुरू होने वाले और सब साइक्रिस शुरू होने वाला किस में आते हैं। नोट दिया है, इस प्रकार के वाक्यों में के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, इतना ध्यान देना। अगर कह देगा आपको कोई भी वाक्य SR2 कह देगा कि इंट्रोगेटिव बनाओ, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको परीक्षा में जरूर लगा देना होगा, नहीं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, 2 नंबर का रहेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक शब्द से, जैसे हु, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि से जो शुरू होते हैं इनको, ठीक है। तो इन वाक्यों के प्रश्नवाचक शब्द के बाद सामान्यतः सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है, मतलब इनके बाद तुरंत सहायक क्रिया आती है, ठीक है। विच, वेयर, इनके बाद तुरंत सहायक क्रिया होती है। कभी कभी नहीं आती है, जैसे हु के बाद, ठीक है, सहायक क्रिया ना के कभी कभी मेन वर्ब से भी आ जाती है। जैसे कह दें तुम्हें कौन बुलाता है, तो हु कॉल्स यू हो जाएगा, ठीक है। तो मेन वर्ब भी आ जाती है कभी कभी। प्रेजेंट इनफिनिट और पास्ट इनफिनिट का अगर अफर्मेटिव है तो, नहीं तो आप सहायक क्रिया ही आएगी। हु इज़ योर क्लास टीचर, तुम्हारा क्लास टीचर कौन। व्हाट इज़ योर फादर, तुम्हारे पिता क्या हैं, नहीं, या आपके पिता का व्यवसाय क्या है, तो व्हाट इज़ योर फादर होगा। सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्य इसमें आते हैं, जैसे आर यू प्लेइंग हियर, क्या तुम यहाँ खेल रहे हो। तो देखिए इसमें सभी सहायक क्रियाएं शुरू में हैं, जिसको फर्स्ट टाइप कहते हैं। नोट, इस प्रकार के वाक्यों का हिंदी अनुवाद करने में प्राय क्या शब्द पहले आता है, फिर ऊपर के वाक्यों का अनुवाद देखें। जैसे देखिए फर्स्ट टाइप जो रहेगा, जैसे तो ऊपर के वाक्यों का अनुवाद का मतलब जो यहाँ दिया गया, आर यू प्लेइंग हियर, क्या तुम यहाँ खेल रहे हो। तो देखिए इसका हिंदी जब निकालेंगे तो क्या शब्द यहाँ आया है। इज़ ही गुड ए मैन, क्या वह एक अच्छा आदमी है। तो देखिए यहाँ भी आया क्या वह, तो क्या की सहायक क्रिया हिंदी क्या शब्द आता है। इम्परेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों से आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य भले इसका नाम है, लेकिन इसमें कई चीज़ें प्रकट होती है। आदेश, विनय माने वही प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट,
ठीक है। सुझाव या प्रस्ताव जैसे लेट से होता है, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट अस प्ले, आओ क्रिकेट खेलें, या हम, ठीक है, लेट अस गो, हमें चलना चाहिए, या और चलें, ये सब सुझाव या प्रस्ताव। सिट डाउन हियर, यहाँ बैठ जाओ। शट द डोर, दरवाजा बंद करो। प्लीज़ गिव मी ए कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय दो। वॉक केयरफुली, सावधानीपूर्वक चलो। तो ये सभी इम्परेटिव सेंटेंस है। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, प्लीज़ या काइंडली, ऑलवेज, नेवर, लेट इत्यादि से शुरू होते हैं। डो नॉट या डोंट से भी शुरू होते हैं जब नेगेटिव रहता है। नोट में देख लीजिए, इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया पहले प्रयोग की जाती है तथा यू छिपा रहता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में बात करें, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इसमें यू रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जो आदमी आपके सामने है उससे अगर बात करोगे तो उसके लिए यू का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन यू लिखा नहीं जाता है। जैसे सिट डाउन हियर, तुम यहाँ बैठ जाओ। हिंदी में आप कह सकते हो तुम यहाँ बैठ जाओ, लेकिन यहाँ यू लगाते नहीं हैं, क्योंकि यू लगा दोगे ना तो तुम यहाँ बैठ जाते हो, ये हो जाएगा इंडेफिनिट टेंस, तब इम्परेटिव का सेंस खत्म हो जाएगा। शट द डोर, दरवाजा बंद करो, तो इसको आदमी जो सामने रहेगा उसको ऐसे भी कह दो तुम दरवाजा बंद करो, लेकिन अंग्रेजी में जो है तुम की अंग्रेजी शट यू लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस आपको आदेश देना है इसलिए। तो आदेश, प्रार्थना, सलाह आदमी सामने वाले को ही देता है, तो उसके लिए यू का ही प्रयोग किया जाता है, लिखा नहीं जाता, इसलिए यू छिपा रहता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से हृदय की गंभीर भावना या उद्गार प्रकट होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो गंभीर भावनाएं जो हमारे हृदय में होती हैं, तीव्र भावनाएं, उन्हीं को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उनको व्यक्त करने वाले शब्द को कहते हैं। जैसे अलास, ही इज डेड, अफसोस, अलास मीन्स अफसोस या दुख की बात है, ही इज डेड, वह मर गया, तो इसमें विस्मय प्रकट हो रहा है। कोई आदमी है, हम सोच भी नहीं रहेंगे वो मर जाएगा इतना जल्दी, आप सुनते हैं तो आपको आश्चर्य होता है, तो अलास कहते हैं, ही इज डेड। नॉनसेंस, बकवास, ठीक है, कोई आदमी आपसे बकवास कर रहा है तो आप सोच रहे हैं इतना बकवास करेगा, तो नॉनसेंस, उसकी बातों को सुनकर आप कहेंगे बकवास भरी, बकवास है। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, वर्षा कितनी सुंदर है, तो बहुत सुंदर बारिश हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है, तो आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा, तो आप कह सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल द रेन। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, कोई बहुत बढ़िया विचार आ गया, तो व्हाट एन आइडिया कहते हैं, व्हाट एन आइडिया। इस प्रकार के वाक्यों की पहचान यह है कि इसके अंत में या मध्य में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक दो शब्द या बिना क्रिया के भी वाक्य बन जाता है। उदाहरण 2 और 4। तो मतलब इस तरह से अगर कोई वाक्य आपसे कहा गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बताइए, तो कई वाक्य में से, तो जिसमें भी ये निशान लग जाएगा, देखिए यहाँ बीच में लगा है लास्ट में, और सभी में लास्ट में बीच में सूचक चिन्ह, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये चिन्ह जो है ऑप्टेटिव में भी लगता है, लेकिन ऑप्टेटिव में हमेशा लास्ट में ही लगता है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस अक्सर में से ही शुरू होते हैं, में से ही शुरू होते हैं, कभी कभी लॉन्ग लिव या लिव लॉन्ग में, ठीक है, ये सब भी आ सकते हैं, ठीक है, बात पर जोर देने के लिए कभी कभी लॉन्ग लिव से भी शुरू हो जाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस देख ही लेते हैं। जिस वाक्य में कोई आशीर्वाद या अभिशाप या कामना प्रकट होती है तो उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ये यही अंतर है यार, ठीक है। और इसमें जो है गंभीर भावनाएं एक्सक्लेमेटरी में प्रकट होंगी, ठीक है, दुख, सुख, आश्चर्य, घृणा इत्यादि भावनाएं, और ऑप्टेटिव में क्या होता है कि आशीर्वाद, श्राप देना, इच्छा प्रकट करना, ये सभी बातें आती हैं, ठीक है। जैसे लॉन्ग लिव आवर किंग, हमारा राजा दीर्घायु हो, तो हमारा राजा दीर्घायु हो मतलब क्या, लंबे राजा की लंबे उम्र की कामना हम कर रहे हैं ना, तो इस तरह से भले इसमें प्रश्न विस्मय सूचक चिन्ह लगा है, ये आपका कैसा वाक्य है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आप दीर्घजीवी हो, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए, इसमें भगवान नहीं लिखा है, मे गॉड यू लिव लॉन्ग, तब भी ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, तो उसकी भी अंग्रेजी मे यू लिव लॉन्ग ही लिख सकते हैं, गॉड ना लिखेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि अब ईश्वर ही दीर्घायु देता है। मे यू गो टू हेल, ठीक है, इसमें देखिए भगवान करे तुम नरक में जाओ, ठीक है, हेल मिस नरक, या तुम भाड़ में जाओ, ठीक है, भगवान करे तुम नरक में जाओ, तो नरक में जाने के लिए इसमें श्राप दिया जा रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले में भगवान करे आप दीर्घ आयु हो, आशीर्वाद दिया जा रहा है, भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है। तो नरक में भगवान ही करेगा तभी जाएंगे, इसलिए गार्ड नहीं भी लिखा गया, चल जाएगा। अगला देखिए, मे के साथ गार्ड भी लिखा जा सकता है, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करें, ईश्वर तुम्हारी मदद करें। मे यू विन द इलेक्शन, ईश्वर करें आप चुनाव जीत जाएँ, तो इसमें ईश्वर करें अपने मन से आप कह सकते हो, क्योंकि ईश्वर से ही आदमी प्रार्थना करता है, तो मे गॉड यू विन द इलेक्शन ऐसे भी कह सकते हो, ठीक, मे गॉड विन यू इलेक्शन, ठीक है। इस तरह से भी कभी कभी गॉड नहीं भी लिखा गया तो कोई बात नहीं, भगवान से ही आदमी प्रार्थना ये सब करता है किसी की भलाई के लिए। इन वाक्यों में मे सहायक क्रिया लिखी होती है, देखिए वाक्य एक में मे नहीं है, परंतु उसका शुद्ध स्वरूप में
आवर किंग लिव लॉन्ग, ऐसे भी कह सकते हैं। लॉन्ग लिव आवर किंग का मे आवर किंग लिव लॉन्ग भी ये भी हो सकता है। जैसे कहते हैं मे से ही शुरू होते हैं, लेकिन कभी कभी मे नहीं रहता, छिपा रहता, समझ लेते हैं। जैसे लॉन्ग लिव आवर किंग, इसको मे से बनाएंगे, मे के बाद तब सब्जेक्ट लिखा आवर किंग, तब लिव लिखा जाएगा, तब लॉन्ग बाद में आ जाएगा। ठीक है, वही लॉन्ग पहले कर दिया गया क्योंकि बात पे जोर देने के लिए ये बात बताया गया कि मे नहीं, परंतु उसका शुद्ध स्वरूप मे आवर किंग लिव लॉन्ग, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में आश्चर्यबोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। तो बताया गया है आपको, सभी में निशान लगा लास्ट में। अब देखिए अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना। अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा कोई अफर्मेटिव सेंटेंस, कह देगा निगेटिव सेंटेंस बनाओ या इसका निगेटिव सेंटेंस क्या है, तो आपको बनाना पड़ेगा। तो किस तरह से हम बना सकते हैं, तो उसको हम फटाफट देखते चले जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यू आर ए स्टूडेंट। देखिए एडवर्ब नॉट का प्रयोग कर वाक्य को निगेटिव सेंटेंस बनाना। तो पहली बात तो नॉट लगा देंगे तो निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो लेकिन नॉट क्या है, एडवर्ब है। कुछ लोग पूछ रहे हैं नो और नॉट में क्या अंतर है। नो नॉट क्या है, नॉट एक एडवर्ब होता है, नो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि नॉट हमेशा वर्ब के बाद आता है, नो नाउन से पहले भी आता है। तो नाउन से पहले आने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। तो यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। नॉट लगा दिए, नॉट ए स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी नहीं हो, तो निगेटिव हो गया ना। तो इसमें इस तरह से कोई भी सहायक क्रिया है, देखिए सबके साथ नॉट लगा दिया गया है, तो निगेटिव सेंटेंस बन गया है। इसको आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फटाफट हम बता दे रहे हैं क्योंकि साधारण चीज़ें हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव बनाने का दूसरा तरीका देखिए, इसमें दिया कुछ और उदाहरण। द बॉयज आर सिंगिंग, लड़के खेल रहे हैं, तो नॉट सिंगिंग, सॉरी सिंगिंग गाना, लड़के गा रहे हैं, तो नॉट सिंगिंग नहीं गा रहे हैं। आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, नॉट रीडिंग नहीं पढ़ रहा था। तो इसमें भी देखिए ईजे मार्क के साथ ING लगा है ना, तो ये सब सहायक क्रिया के साथ मेन वर्ब भी आया है, उसका उदाहरण है। और इसके पहले वाले में देखिए ये सहायक क्रिया, ठीक है, ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ मेन वर्ब नहीं आया है। यू आर ए स्टूडेंट, इसमें आर मेन वर्ब ही खुद ही है, एक जालरी जिसको कहते हैं हम लिंकिंग वर्ब। जब वाक्य का एक सब्जेक्ट रहता है उसके बाद एक ही वर्ब रहती है, फिर उसका कंप्लीमेंट आ जाता है, तो उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो एक ही वर्ब, तब भी नॉट लगा सकते हैं, और उस वर्ब के साथ मेन वर्ब रहेगी। ठीक है, आर के साथ ING, वाज के साथ रीडिंग, तब भी नॉट लगा सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, अब यह बताया गया नीचे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना। जैसे इंट्रोगेटिव में भी दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट रहता है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, नॉट नहीं रहता तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। तो उसका भी उदाहरण दिए गए। आर यू एंग्री, क्या तुम क्रोधित हो, तो अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, आर यू नॉट एंग्री हो जाएगा। इज सी कमिंग टुडे, क्या वो आज रहे हैं, आज आ रहे हैं। इज सी नॉट कमिंग टुडे। तो इतना ध्यान देना कि इंट्रोगेटिव में पहले सहायक क्रिया पहले आ जाती है, सब्जेक्ट उसके बाद हो जाता है, तब नॉट लगता है। और निगेटिव में सब्जेक्ट सहायक क्रिया तब नॉट लगता है। कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो सब्जेक्ट के बाद कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, इसको ऐसे भी कर सकते हो, या शॉर्ट फॉर्म बनाओगे तो कांट यू स्पीक इंग्लिश, तब भी सही है। विल यू हेल्प मी, विल यू नॉट हेल्प मी, ये भी सही है। ठीक, शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो नॉट तुरंत आ जाता है सब्जेक्ट से पहले, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद ही रहता है। प्राइमरी गैलरी डू तथा एडवर्ब नॉट का प्रयोग कर वाक्य को निगेटिव बनाना। मतलब जैसे अफर्मेटिव वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें डू या डज अपने मन से लगाते हैं ना, तब नॉट लगाते हैं, वही इसमें बताया गया। मोहन प्लेज हॉकी, कह देगा कि इसका निगेटिव बनाओ तो प्लेज में डज नॉट प्ले हो जाएगा। ही लाइक टी, तो डू नॉट लाइक टी। ही किल्ड द स्नेक, किल्ड में क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका निगेटिव बनाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव में डिड नॉट लगता है, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा किल। इस तरह से डू का सेकंड फॉर्म डिड हो जाता है, डिड नॉट किस। इसी तरह से मतलब इसमें और भी वाक्य हैं, सब आप इसको पढ़ सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का इम्परेटिव निगेटिव कैसे बनाया जाता है उसको जान लीजिए। जैसे प्लीज़ सिट हियर, कृपया यहाँ बैठ जाओ, तो प्लीज़ डोंट सिट हियर, कृपया यहाँ मत बैठो, तो यहाँ डोंट या डू नॉट लगा दो। ठीक है, प्लीज़ है तो उसके बाद लगा दो। कम इन, अंदर आओ, तो डोंट कम इन या डू नॉट कम इन। इसमें कुल मिला के कुछ नहीं करना, डू नॉट लगा देना। अगर प्लीज़ शुरू में है तो प्लीज़ के बाद डू नॉट लगा दो, या फिर डू नॉट सिट हियर, प्लीज़ लास्ट में भी लिख सकते हो। तो कुछ नहीं, डू नॉट या डोंट लगा दो, हिंदी में मत हो जाएगा, तो अर्थ जो है निगेटिव हो जाएगा। उपरोक्त वाक्यों में वर्ब से पहले डोंट का प्रयोग करके निगेटिव वाक्य बनाए जाते हैं। प्लीज़ वाले वाक्यों में प्लीज़ के बाद डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि प्लीज़ पहले आ गया है तो आप भी इसमें प्लीज़ के बाद ही तब डू नॉट लगे। अगर प्लीज़ लास्ट में तो सिट हियर प्लीज़, तब आप डोंट सिट हियर प्लीज़, ऐसे भी कह सकते हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने का। कुछ अन्य निगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करके निगेटिव वाक्य बनाना। कभी कभी निगेटिव वाक्य बनाने के लिए वर्ब में नॉट नहीं लगाया जाता, वाक्य में किसी वर्ब को बदलकर नकारात्मक वाक्य बनाया जाता है।
अब तक क्या पढ़ रहे थे आप, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दीजिए, या इज एम आर वाज वेयर जो जब उसके साथ वर्ब के आंजी फॉर्म नहीं आते तब भी आप नॉट लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब जो है ये बताया जा रहा है कि बिना नाट लगाए भी आप निगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। नाट लगाकर भी बना सकते हैं, बिना नाट लगाए, दोनों का इकट्ठा उदाहरण बताया जा रहा है। परीक्षा में आप चाहे जिस तरह से दिया गया हो निगेटिव उसका, आप उसको बता सकते हो हाँ ये निगेटिव वाक्य है, या खुद बनाना हो तो आप बना सकते हो, दोनों में से किसी तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं। ज्ञान दोनों तरीक़ों का होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे भी हो सकता है कह देगा इसका अफर्मेटिव बनाओ। ही हैज़ सम न्यूज़ फॉर यू, उसके पास तुम्हारे लिए कुछ समाचार है। तो एक तरीका तो ये है हैज़ साथ नॉट लगा दिए, ही हैज़ नॉट, तब सम का एनी हो जाएगा, ही हैज़ नॉट एनी न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि निगेटिव में कोई का अंग्रेजी ना एनी लिखा जाता है, अफर्मेटिव में सम लिखा जाता है। जैसे समवन माने कोई व्यक्ति, एनी वन माने भी कोई व्यक्ति, तो एनी और सम में क्या मतलब है, निगेटिव में एनी लगता है, अफर्मेटिव में सम लगता है। तो या तो नॉट एनी करिए, ठीक है, तो हैज़ नॉट एनी, या हैज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैज़ंट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कह दीजिए ही हैज़ नो न्यूज़ फॉर यू, वह उसके पास तुम्हारे लिए कोई समाचार नहीं। तो यहाँ देखिए क्या है कि सम माने कोई, नो माने कोई नहीं, तो सम का निगेटिव वर्ड क्या है, नो, सम का निगेटिव वर्ड नो लगा दीजिए, नॉट और एनी दोनों लगाने की फोर्स का काम खत्म हो जाएगा। बस ये इसमें तरीका है। फादर टोल्ड मी समथिंग, पिता ने मुझे कुछ बताया। अब टोल्ड क्या निगेटिव अफर्मेटिव है, तो इसका निगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट हो जाएगा और टोल्ड का टेल हो जाएगा। तो डिड नॉट टेल या डिडंट टेल, तो तब क्या है सम का एनी करना पड़ता है, एनीथिंग। या फिर दूसरा तरीका क्या है, सब कुछ वैसे रहेगा, समथिंग का सम की जगह नो कर दो, तो योर फादर टोल्ड मी नथिंग हो जाएगा। तो सम का नो कर दीजिए, सबसे सरल तरीके, या तो डिड नॉट प्लस, या तो सहायक क्रिया के साथ नॉट लगा के ठीक है, उसी हिसाब से फॉर्म लगा दीजिए, तब सम का एनी करिए। तीसरा, आई सा समवन टॉकिंग विथ यू, तो देखिए निगेटिव बनाएंगे सा का, डिड नॉट सी हो जाएगा, ठीक है, सम का एनी हो जाएगा, एनी वन हो जाएगा समवन। या दूसरा तरीका, आई सा का सा ही रहने दीजिए, सम का नो कर दीजिए। बस जब सहायक क्रिया नहीं लगती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही पास्ट इंडेफिनिट में लगेगी, नो से कोई मतलब नहीं है, नो के रहने पर भी सेकंड फॉर्म ही लगती है। जब नॉट लग जाता है तो सहायक क्रिया उसके पहले लगती है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। सी कैन फाइंड दिस बुक समवेयर, तो अब यहाँ क्या है, फाइंड कैन नॉट फाइंड हो जाएगा, सम का एनी होगा, कैन नॉट फाइंड दिस बुक एनीवेयर। या फिर सब वाक्य को ऐसे लिख दीजिए, सम की जगह नो कर दीजिए, नो वेयर हो जाएगा। आगे उदाहरण दिए, योर्स ऑलवेज एब्यूजेज अदर्स, तो तुम्हारा पुत्र हमेशा दूसरों को गाली देता, तो ऑलवेज की जगह क्या आप नेवर का प्रयोग कर देंगे तब भी निगेटिव हो जाएगा। योर सन नेवर एब्यूजेज अदर्स, आपका पुत्र कभी नहीं किसी को गाली देता, ऑलवेज का निगेटिव वर्ड आप नेवर कर दिए। अब आइदर का क्या होगा, आइदर मोहन आर हिज सिस्टर आर डल, तो अगर इसका निगेटिव बनाने के लिए आ जाएगा, या तो मोहन या उसकी बहन, डल माने मूर्ख है, तो नाइदर लगा दीजिए, ठीक है, नाइदर मोहन नार हिज सिस्टर्स आर डल, ना तो मोहन ना उसकी बहन, डल माने मूर्ख हैं या नीरस है। तो इस तरह से आपको करना क्या है, ऑलवेज आएगा तो नेवर कर देना, ठीक है, और आइदर आएगा तो नीदर कर देना, नाइदर आर, आइदर आर नाइदर के साथ नार आता, तो इतना ध्यान देना। अब देखिए नोट देख लीजिए, निचोड़ पूरा नियम का। उपर्युक्त वाक्यों में सम के स्थान पर एनी या नो, समथिंग के स्थान पर एनीथिंग, नथिंग एनीथिंग या नथिंग, समवन के स्थान पर एनी वन या नन या नो वन जिसको कहते हैं, समवेयर के स्थान पर एनी वेयर, नो वेयर के, ठीक है, एनी वेयर या नो वेयर। तो इस तरह से निगेटिव में एनी रहेगा, अफर्मेटिव में नो। ऑलवेज के स्थान पर नेवर, आइदर आर के स्थान पर नाइदर नार का प्रयोग करके निगेटिव वाक्य बनाए जाते हैं। तो ये था आपका जो है पूरा। अब यहाँ देखिए एक्सरसाइज दिया गया है, एक्सरसाइज में भी आपको बता दिया जा रहा है फटाफट, ठीक है। और देखिए अब एक्सरसाइज में हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें क्या करना। जैसे मोहन रोट ए लेटर स्टडी, तो रोट की जगह डिड नॉट राइट कर दीजिए, फटाफट केवल हम आंसर बता दे रहे हैं। स्पीक्स में डज नॉट स्पीक हो जाएगा, यू गो डू नॉट गो हो जाएगा, मोहन हैज़ नॉट लगा दिया हैज़ के बाद, डांस्ड में जो है डिड नॉट डांस कर दीजिए, ऐसा सा डिड नॉट सी कर दीजिए, द बॉयज़ डिड नॉट कंप्लेंट हो जाएगा, डिड नॉट वर्क हार्ड हो जाएगा, नवे में मोहन डज नॉट प्ले हो जाएगा, हैव यू एवर, एवर की जगह नेवर कर दीजिए, हैव यू एवर हर्ड, क्या तुमने कभी सुना है, नेवर हर्ड कर दीजिए, एवर की जगह नेवर कर दीजिए, नेगेटिव हो जाएगा। शर्मा लुक्स की जगह डज नॉट लुक हो जाएगा, आई हैव ऑलरेडी सेंट अ टेलीग्राम, ठीक है, मैं पहले ही टेलीग्राम भेज चुका हूँ, ठीक है।
तो आप इसमें ऐसे कर दीजिए, आई डिड नॉट हैव ऑलरेडी सेंड हो जाएगा तब। क्लियर? ठीक है। और इस तरीके से भी कर सकते हैं सेंड के हिसाब से, डिड नॉट हैव ऑलरेडी सेंड, मैं पहले ही टेलीग्राम नहीं ठीक है भेजा था। या आप सब कह सकते हैं आई हैव नॉट, ठीक है, नॉट भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट डिड का प्रयोग ना करना चाहो, आई हैव नॉट ऑलरेडी सेंट अ टेलीग्राम, ये भी सही है। आगे है यू आर हैप्पी नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी, सी जंप सी डिड नॉट जंप, विल के बाद नॉट लगा दीजिए। आगे इट में के बाद नॉट लगा दीजिए, हैव समथिंग की जगह नथिंग कर दीजिए, ठीक है, या या नॉट एनीथिंग कर दीजिए, आई हैव नॉट एनीथिंग, ठीक है, फॉर यू। अब देखिए विंट की जगह डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए, कैन के बाद नॉट लगा दीजिए, या फिर और सम की जगह एनी कर दीजिए। सुरेश के बाद या फिर ऐसे सब कुछ वैसे रहेगा, सम की जगह नो कर दीजिए। इसके बाद नॉट लगा दीजिए, सम बॉडी की जगह नो बॉडी कर दीजिए, ठीक है, नो बॉडी पूरा वैसे ही रहेगा तब। या फिर आप, ठीक है, निगेटिव ही करना है तो आप नो बॉडी कर दीजिए, सही हो जाएगा। या सम नो बॉडी विल हेल्प द ओल्ड मैन, यही बेटर रहेगा, ठीक है। या फिर एनी बॉडी आप करेंगे तो आप तब बिल के बाद नॉट लगा दिए, एनी बॉडी विल नॉट हेल्प द ओल्ड मैन, तब भी सही है। हैव सीन, हैव नॉट सीन कर दीजिए, उठ कर वाज नॉट कर दीजिए, और सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट कर दीजिए, हैव यू नॉट, इसमें सा की जगह डिड नॉट सी एनी वन कर दीजिए, या फिर सम की जगह नो कर दीजिए। ऑलवेज जगह नेवर कर दीजिए, और बीट के बदले में आप डिड नॉट बीट कर दीजिए, क्योंकि बीट, ठीक है, स्टरडे है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही माना जाएगा, बीट प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं माना जाएगा फर्स्ट फॉर्म। वेंट की जगह डिड नॉट गो कर दीजिए, और गो की जगह डू नॉट गो कर दीजिए, हैज़ के बाद नॉट लगा दीजिए, डज नॉट लाफ कर दीजिए, डिड नॉट ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म। ऑलवेज का नेवर हो जाएगा, लाइक्स की जगह डज नॉट लाइक हो जाएगा, और रिमेन्स की जगह डज नॉट रिमेन हो जाएगा, या सट जाएगा। और इसमें क्या कर रहे हैं, अफर्मेटिव बनाने के लिए कह रहे हैं तो डज नॉट हटा के इस पर एक में एस जोड़ देंगे, ठीक है, और डिड नॉट हटा के लिव में सेकंड फॉर्म बना देंगे, इसमें भी डिड नॉट हटा के कम का केम कर देंगे, डू नॉट हटा देंगे, बाकी सब वैसे रहेगा, डू नॉट इसमें हटा देंगे, और डज नॉट हटा के गेट में एस जोड़ देंगे, ठीक है, गेट में एस, हैव नॉट हटा देंगे, और विल नॉट इसमें हटा देंगे, नॉट इसमें हटा देंगे, नॉट डू नॉट पूरा हटा देंगे। आगे देखिए अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या रूल्स हैं। यस और नो आंसर टाइप प्रश्नों के निर्माण, यस या नो आंसर नो टाइप प्रश्न बनाने के लिए वाक्य में प्रयुक्त लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ही कर दिया जाता है। तो कुछ मिला के करना क्या, लिंकिंग वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, अगर जो है अफर्मेटिव रहेगा तो उसमें सब्जेक्ट के बाद रहेगा, तो इंट्रोगेटिव आप पहले कर दीजिए, बात खत्म, अपने आप इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम आई स्टूडेंट, सी इज ए टीचर, इज सी ए टीचर, वेरी सिंपल है, आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस विद देयर फुल वर्ब्स, फुल वर्ब्स मतलब वही मेन वर्ब, ऐसे भी प्रश्न रहते हैं जो जिसमें मेन वर्ब अगर रहेगा अफर्मेटिव में तो उसका भी कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ देखिए लिंकिंग वर्ब बी हैव को छोड़कर, बिक मतलब इज एम आर वाज वेयर, हैव मतलब हैव हैज हैड को छोड़कर शेष सभी फुल वर्ब से प्रश्नवाचक बनाने के लिए एक जाली वर्ब डू डज डिड का समावेश किया जाता है तथा सब्जेक्ट डू को फुल वर्ब के बीच में रखा जाता है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, ही नोज मी, वह मुझे जानता है, ठीक है, तो आंसर है इसका क्वेश्चन बना होगा तो हो जाएगा डज ही नो मी, क्या वह मुझे जानता था। ऐसे इतना जान लीजिए, अगर कोई नियम नहीं है तो कोई भी अगर लिखा गएगा फॉर्मेटिव तो ये सोचिए कि अगर क्या प्रश्न बनाएंगे, किस तरह से प्रश्न करेंगे तो ये उत्तर आएगा। मोहन लिव्स इन अलीगढ़, मोहन अलीगढ़ में रहता है, तो क्या कहते हैं, डज मोहन लिव इन अलीगढ़, क्या मोहन अलीगढ़ में रहता है, तो क्या कह के वही बात आप प्रश्न पूछिए। तो दे प्ले प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू दे प्ले हो जाएगा, सी वेंट पास्ट इंडेफिनिट तो डिड सी गो हो जाएगा, सी लेफ्ट डिड सी लीव हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस, प्रश्नवाचक वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड्स हु व्हिच वेयर यानी कि डब्ल्यू से शुरू होंगे या हाउ से का प्रयोग विस्तृत सूचना या जानकारी के लिए होता है। क्वेश्चन वर्ड व्हाट वस्तु या व्यक्ति की आइडेंटिटी या प्रोफेशन, हु व्यक्ति की आइडेंटिटी यानी जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है। क्वेश्चन वर्ड के साथ निम्न प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, देखते हैं क्या क्या बनते हैं।
व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा माई नेम इज़ करके अपना नाम बताओगे, अनूप, रवि, जो भी हो। वेयर वाज द बॉय बेबी, बेबी कहाँ था? द बेबी वाज इन द रूम। तो इसमें जो है सब्जेक्ट को पहले लिखा जाएगा, ये सी जे एम आर वाज वर जो भी हैं सहायक क्रिया, उसके बाद वाले को पहले लिखा जाएगा, उसके बाद इन सहायक क्रिया को लिखा जाएगा, फिर जो है अपने हिसाब से उत्तर देना होता है। क्वेश्चन वर्ड्स विद द एक्जाली वर्ब बी हैव, बी मतलब इज एम आर, हैव मतलब हैव हैज हैड, इनसे भी क्वेश्चन वर्ड बनाए जाते हैं। जैसे व्हाट इज ही ईटिंग, वह क्या खा रहा? ही इज ईटिंग एन एप्पल, तो वह एक सेब खा रहा है। तो इस तरह से ही इज ईटिंग, अब यहाँ सब्जेक्ट इसमें सहायक क्रिया के बाद वाला पहले लिख देंगे, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद अपने हिसाब से जो भी उसका उत्तर आ रहा आप लिखेंगे। व्हेन आर दे कमिंग होम, वे घर कब आ रहे हैं? आपको दे आर कमिंग होम, वे घर आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? ऑन संडे, ऑन मंडे, जो भी है, ऑन दिवाली, जो भी आप, ठीक है, जिस भी दिन आ रहे हैं उसको आप बता सकते हैं, ठीक है, ऑन करके संडे मंडे। क्वेश्चन वर्ड्स विद एक्जालरी वर्ब डू, डू के साथ भी क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं। जैसे व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? तो आप कहोगे आई वांट, अपने हिसाब से यू को आई कर दोगे जब आप उत्तर दोगे, तो अपने लिए आई आदमी प्रयोग करता है। ज़्यादा लोग रहेंगे तो उनको मिला के वी करता है, तो आप अपने लिए आई कर दिए, आई वांट ए, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? ए पेन, ए बुक, जो भी चाहते हो आप कर सकते हैं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? आई लिव इन, मैं रहता हूँ जहाँ भी रहते हो आप कहते हो इन अलीगढ़, इन दिल्ली, कुछ भी आप बता सकते हो इस तरह से। वेयर डिड यू सी द ताज, व्हेन डिड यू सी द ताज, तुम ताजमहल कब देखे थे? तो आप कहोगे आई सॉ द ताज इन 1963, मैं 1963 में देखा था, 2015, 2022, जो भी जब भी देखे हो आप बता दोगे। तो अब इसमें क्या है कि डिड हटेगा तो पास्ट इन्फिनिट में सेकंड फॉर्म लग जाएगी, इस तरह से ये बनाया जाएगा। डज, इसमें हाउ डज लक्ष्मी कम टू स्कूल, तो अब यहाँ डज हटेगा अफर्मेटिव में, तो लक्ष्मी कम्स हो जाएगा। इस तरह से आप चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू देयर इंट्रोगेटिव फॉर्म, निम्नलिखित को उनके इंट्रोगेटिव फॉर्म में बदल दो, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट इसका आंसर बताते चला जा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव फॉर्म में देखिए सा है, तो इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, पहली बात तो टेंस का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर टेंस आपको नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जाइए, टेंस जो है के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसमें 23 टेंस है, 23 वीडियो है टेंस के ऊपर, उसको आप देख लेंगे तो कभी आपका एक भी टेंस नहीं कम गलत होगा। तो डिड ना, डिड पहले लगेगा पास्ट इंडेफिनिट डिड, उसके बाद सहायक क्रिया आई, सब्जेक्ट आई लिखा जाएगा, ठीक है। सहायक क्रिया डिड पहले हो गई, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना ना तो डिड आई सी ए डॉग, सब कुछ हो जाएगा वही। अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म केवल बनाना, अगर इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना होगा तो डिड आई नॉट सी हो जाएगा। तो निगेटिव नहीं कहा है इसलिए आप अफर्मेटिव में भी लिख दोगे तो चलेगा। इस तरह से कुछ करना नहीं, सभी वाक्यों में सहायक क्रिया को पहले कर देना, उसके बाद सब्जेक्ट कर देना। अब उसी सहायक क्रिया के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, फर्स्ट फॉर्म जो भी वर्ब फॉर्म लगी वही लिख देना, ठीक है। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड आईएनजी। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा ही वर्कड हार्ड, तो डिड ही वर्क हार्ड हो जाएगा। ही वेंट तो डिड ही गो हो जाएगा। लास्ट में प्रश्नवाचक लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा आप। दिल्ली इज तो इज दिल्ली हो जाएगा। ही गोज होम, डज ही गो होम हो जाएगा। इस तरह से आप इसको पूरा बना सकते हैं, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 रवि, अब यहाँ क्या है टू इंट्रोगेटिव फॉर्म कहा गया, तो रवि वेंट टू ए शॉप, रवि एक दुकान पर गया। तो इसमें भी डिड आप पहले कर दिए, डिड रवि, वेंट का डिड के साथ क्या हो जाएगा, डिड के बाद रवि गो टू ए शॉप, लास्ट में प्रश्नवाचक लगा दिए। इसी तरह से सहायक क्रिया पहले कर देना है, सब्जेक्ट लिख देना, फिर उसी सहायक क्रिया के अकॉर्डिंग जो है आपको मेन वर्ब की फॉर्म लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6 हम क्या किया, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया। आई वेंट टू कोलकाता लास्ट मंथ, तो निगेटिव बनाना है, तो वेंट हटा के डिड नॉट गो कर दीजिए। आई डिड नॉट गो टू, फर्स्ट इंडेफिनिट है ना, डिड नॉट गो, वेंट का गो हो जाएगा टू कोलकाता लास्ट मंथ। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट सब में दिया ही गया है, सब्जेक्ट के बाद जो है जो मेन वर्ब दिया गया है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसमें डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट है तो आप डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए। इस तरह से चाहे जिस टेंस में हो, अगर इसके अलावा दूसरे में है अगर तो आप नॉट लगा दीजिए। चलिए बता ही दे रहे हैं फटाफट। तीसरा वी वीट, तो डिड नॉट वीट हो जाएगा। श्याम प्लेज, डज नॉट प्ले हो जाएगा। ही ऑलवेज, ऑलवेज नेवर कर दो। किल्ड के जगह डिड नॉट किल कर दो। हैज़ के बाद ही हैज़ नेवर बीन टू मुंबई, इंट्रोगेटिव बनाना है, हैज़ ही एवर बीन टू मुंबई कर दीजिए, क्या वह कभी मुंबई में रही है, हैज़ पहले कर दीजिए, ही
नेवर का एवर कर देंगे तो और बेटर हो जाएगा। है क्या वह मूवमेंट कभी रही है, तो उत्तर आएगा वह कभी नहीं रही है। और एवरीवन अप्रिशिएटेड हिज वर्क, तो डिड एवरीवन अप्रिशिएट हिज वर्क हो जाएगा डिड साथ। क्या प्रत्येक व्यक्ति उसके कार्य की प्रशंसा किया, या इसको ऐसे भी कहते हो हु अप्रिशिएटेड हिज वर्क, तब भी चलेगा। ही प्लेज क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, ही ऑलवेज अटेंडेड द क्लास इन टाइम, ऑलवेज की जगह नेवर कर दो, या ऐसे भी कह सकते हो डज नहीं डिड ही ऑलवेज अटेंड द क्लास इन टाइम। क्लियर? नहीं इंट्रोगेट निगेटिव बनाना है तो ठीक है, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस डायरेक्ट, ठीक है, निगेटिव बनाना तो ऑलवेज की नेवर कर दो तब भी सही है, या इंट्रोगेटिव अगर बनाना होता तो डिड ही ऑलवेज होता, तो निगेटिव ही है तो नेवर ही कर दीजिए। ही नेवर, क्योंकि पीछे बताया गया था ऑलवेज की जगह नेवर हो जाता। ही हर्ट समवन, समवन की जगह नो वन कर दीजिए, या फिर डिड नॉट हियर एनीवन कर दीजिए। विल नॉट कर दीजिए इसके बाद वाले में, विल नॉट फाइंड हिम सम की जगह एनी, या फिर पूरा वैसे रहने दीजिए, सम की जगह नो कर दीजिए, नो वेयर सम वेयर जगह। आप डायरेक्टेड जैसा कहा गया वैसे बनाइए। इसी लाइक्ड निगेटिव, डिड नॉट लाइक, दूसरे में नेवर, नेवर जगह एवर कर दीजिए, एवर माने हमेशा होता है, नेवर माने कभी नहीं। या फिर ऑलवेज कर दीजिए। सी नेवर कम्स लेट, वह कभी नहीं देर से आती, तो ऑलवेज कर दीजिए। ऑलवेज हो जाएगा तो हम अफर्मेटिव हो जाएगा, ऑलवेज कम्स लेट। वैसे एवर माने भी हमेशा होता है तो, लेकिन आप ऑलवेज बता कर दीजिए कि तो किताब में भी ऐसा आपको दिया गया था। सी डिड सेट द हाउस ऑन फायर, तो इसको इंट्रोगेटिव बनाना है ना, तो इंट्रोगेटिव में दे सेट डिड कर दीजिए, डिड दे सेट द हाउस ऑन फायर। ठीक है, यहाँ सेट क्या है, सेट का सेट ही होता है, पता नहीं है क्या वे घर में आग लगा दिए, अगर ये होता तो डिड लगेगा, और लगा देते हैं तो डू लग जाएगा, तो इसलिए डू दे कर दीजिए या डिड दे, दोनों सही है इसमें, क्योंकि कन्फर्म नहीं किस टेंस में है। ठीक है, देख फर्स्ट फार्म के हिसाब, बहुवचन के हिसाब से फर्स्ट फार्म ये हो सकता है, पास्ट इनडेफिनिट के हिसाब से सेकंड फार्म हो सकता है, और ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि पास्ट में ही बनाया जाए, इसलिए आप इसको डू से भी बना सकते हो। ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, तो डिड नॉट कन्फेस कर दिए, कन्फेस ईडी हट जाएगा, डिड नॉट लग जाएगा इसके पहले, डिड नॉट कन्फेस, वो नहीं स्वीकार किया। डिड नॉट, अब इसके बाद ये इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये डिड जो है पहले कर दीजिए, लास्ट में प्रश्नवाचक लगा दीजिए। उसके बाद देखिए दे हैव सीन द ताज, इसको क्या करना है, निगेटिव, दे हैव सीन द ताज, तो हैव नॉट कर दीजिए। आई लोस्ट माई पेन, डिड नॉट लोज कर दीजिए, लोस्ट का लोज हो जाएगा। एज सुन एज ही सास ही रैन अवे, ठीक है, तो एज सुन एज, इसमें निगेटिव एज सुन एज का बेटर होता है नो सूनर, एक शब्द है, एज सुन एज माने ज्यों ही, नो सूनर माने भी होता है ज्यों ही, नो सूनर, तब उसमें देखिए डिड लगेगा, साइक्रिया लगता है, और सा का जो है फर्स्ट फॉर्म सी हो जाएगा, फॉर्मेशन यही रहता है, नो सूनर के साथ तुरंत साइक्रिया, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साइक्रिया का, नो सूनर डिड ही सी अस, कामा करके आगे सब कुछ वही रहेगा। लेकिन हाँ ध्यान देना, नो सूनर के साथ जो है कामा नहीं रहेगा, सॉरी दैन लगता है त्यों के लिए, तो जगह नो सूनर डिड ही सी अस दैन ही रैन अवे, ज्यों ही हुआ मुझे देखा त्यों ही हुआ भाग गया, त्यों के लिए कामा लगता है नो सूनर के साथ। ठीक है, तो ये ग्रामर का रूल है कि नो सूनर के बाद साइक्रिया, फिर सब्जेक्ट वर्ब फार्म उसी साइक्रिया के अनुसार, फिर दैन, फिर अगला क्लास को सेम टू सेम अफर्मेटिव में ही लिख दिया जाता है। आई एम सीनियर टू यू, निगेटिव बनाना है, आई एम नॉट सीनियर टू यू कर दीजिए। सी इज रिचर दैन आई, निगेटिव बनाना है, सी इज नॉट रिचर दैन आई। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन में होता है इंटर किताब में तो आई एम नॉट सो रिच एज सी हो जाएगा। तो चलिए, ये आपका वाक्य और वाक्य के प्रकार थे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव थे। अगली वीडियो में आपको जो है और कुछ इसके बाद वाला पार्ट पढ़ाया जाएगा। ऐसे पूरा कंप्लीट ग्रामर हाई स्कूल का पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और घंटी दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पूरे ग्रामर की वीडियोज़ इस पर आपको कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।